हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मेरी जो क्लासें रहती हैं ये कंपटीशन लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये क्लासों को आपके सामने लाता हूँ। और इसी सिलसिले के अंदर आज भी जो हमारी क्लास है कि भारत का भौतिक प्रदेश है, जिसके अंदर हम हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। नेट जेआरएफ जिनको करना है उसके लिए ये क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो लास्ट में मैं इन क्वेश्चनों की भी चर्चा करूँगा, बीच बीच में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में भौतिक प्रदेशों में 5 भौतिक प्रदेश, जिसमें से हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो हम शुरुआत करेंगे हिमालय पर्वतमाला से। हिमालय पर्वतमाला। अब हिमालय पर्वतमाला, इसका मैंने पूरा आपको क्रम सब चीज़ें बता दी कि इसका निर्माण क्रम कौन सा रहा है, किस क्रम पे ये बनी है। और इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि इसका निर्माण हुआ किससे है। तैतीस सागर से हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है ये हमने देख लिया है। तो आज हम इसकी और विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बात आएगी कि ये जो विस्थापन का हमने जो सिद्धांत लिया था वैगनर का, वो तो ठीक है, उन्होंने विस्थापन दिया था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन से रहे हैं उन पर एक बार नज़र घुमाते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पहला इम्पोर्टेंट है वो है कोबर का सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। भूसन्नतियाँ सिद्धांत जो है ये किसका है, कोबर का है, ध्यान रखिएगा सिद्धांत। और दूसरा जो आता है ये आता है मॉर्गन व आइजोल का आता है। मॉर्गन व आइजोल का सिद्धांत आता है। तो आइजोल का इनका सिद्धांत आता है कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है। यानी अब तक के जितने भी सिद्धांत हुए हैं महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, उनमें सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत रहता है वो रहता है प्लेट विवर्तनिकी का। तो ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, मॉर्गन व आइजोल ने दिया था। और कोबर के द्वारा क्या दिया था, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नतियाँ जो थी ना, भूसन्नतियों को कोबर ने क्या कहा था, पर्वतों का पालना कहा था। पर्वतों का पालना कहा था। तो देखिए, ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं बड़े लेवल पे आपको कंपटीशन के अंदर एग्ज़ाम देने के टाइम पे, ठीक है। जहाँ आपको एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि पर्वतों का पालना जो है किसको कहा है, भूसन्नतियों को, और किसने कहा है, कोबर ने कहा है। तो इसके अनुसार, कोबर के अनुसार जो हिमालय पर्वतमाला है उसका निर्माण आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और मॉर्गन और ये जो प्लेट विवर्तनिकी है ये कहती है कि आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो अभी तक हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अभी विस्थापन चल रहा था प्लेट का, भारतीय जो प्लेट है उसका विस्थापन चल रहा था। और वो विस्थापन चलते चलते 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो इस समय उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया था। यानी इसी बीच ही हिमालय की उत्पत्ति होनी शुरू हुई थी। और इन्हीं के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं तो ये हमारे पास में यूरेशिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो इस यूरेशियन प्लेट के साथ में आकर के टकराएगी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट। अब इस बीच जो कोबर है वो भूसन्नतियाँ किसे कह रहे हैं, भूसन्नतियाँ कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इसके बीच में एक तैतीस सागर था जो कि बहुत ही संकरी भूसन्नतियाँ और छिछला था। बहुत ही संकरी भूसन्नतियाँ, यानी कि उसमें गहराई जो थी, कहीं कहीं पर दरारें जिसको अपन कह सकते हैं, दरारें जो हैं वो बहुत ही पतली दरारें थी और वो बहुत ही छिछला सागर था। ये सागर कैसा था, छिछला, ऊंचा ही था, लेकिन इसके अंदर की जो भूसंतियाँ थी वो काफ़ी गहरी थी।
अब इसी के कहने के अनुसार ही क्या हुआ, जैसे ही इसका दबाव लगा यहाँ पे, तो ये जो बीच की भूसंनतियाँ थी वो घाटियों का रूप ले लेंगी, और जो दूसरा हिस्सा है ऊपर उठा हुआ भाग, वो बाद में जाकर के किसका रूप ले लेगा, पर्वतों का रूप ले लेगा। ओके, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा था, भूसंनतियों को पर्वतों का पालना कहा था, कि ये इन्होंने पाल रखा था पर्वतों को, और जैसे ही टकराए पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ हम 4 भागों में आगे बांटने वाले हैं। कल बता दिया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम इसको प्राकृतिक विभाजन की बात करेंगे। प्राकृतिक विभाजन, तो हिमालय का 4 प्राकृतिक विभाजन हम देखने वाले हैं। एक का नाम रहेगा ट्रांस हिमालय, एक का नाम रहेगा महान हिमालय, फिर आ जाएगा हमारे पास में लघु हिमालय, और फिर आ जाएगा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए होगा क्या, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, इसको हिमालय का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, इसको इस तैथी सागर का भी हिस्सा नहीं मानते। इसको क्या कहते हैं कि ये जो यूरेशियन प्लेट है ना, इसके साथ जब टकराया तो इसके अंदर जो उच्चावच बने हैं ना, वो ट्रांस हिमालय बना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके यहाँ पर ही दबाव पड़ा होगा, यहीं पर ही टकराया हो, नहीं, इसका जो प्रभाव है, इसके जो टकराने का जो प्रभाव है, आप देखते हैं कि एक ट्रक के साथ में एक गाड़ी टकरा रही है, तो वो जब टकराएगी तो उसके ड्राइवर को भी महसूस होगा, यानी ट्रक के ड्राइवर को भी महसूस होगा। यानी ये यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, तो यहाँ पर भी किसको प्रभावित होगा, और इस वजह से यहाँ पर भी एक पठार बनेगा, यहाँ पर भी पठार का निर्माण होता है। तो यही ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय जो है ये आगे की यूरेशियन प्लेट पे बन रहे हैं, और ये जो तीनों हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, ये तीनों के तीनों तैथी सागर से बन रहे हैं। क्लियर है इतनी बात को? तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए होगा क्या, तो हम बात करने वाले हैं किसकी, महान हिमालय की, यानी इनके कर्म की, इनका निर्माण कैसे हुआ। देखो सबसे पहले जो आया था उसमें एक समय आता है हमारे पास में ओयोसिन, ओयोसिन काल आता है, ओयोसिन, ओलिगोसिन, सॉरी ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन काल है, और एक का है इयोसिन। पहले कौन सा आएगा, इयोसिन। हम बात करने वाले महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है, तो वो निर्माण हुआ है इयोसिन काल से लेकर, इयोसिन काल से लेकर के ओलिगोसिन काल के मध्य, ओलिगोसिन, ठीक है, इनके मध्य हुआ है। और ये तो है कौन सा, वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय। दूसरी की बात करते हैं लघु हिमालय, तो लघु हिमालय का जो निर्माण है ये होता है मायोसिन में, मायोसिन, मायोसिन। मायोसिन के समय क्या होता है कि जो पोटवार क्षेत्र है, पोटवार क्षेत्र, तो पोटवार क्षेत्र का जो अवसाद है, पोटवार क्षेत्र का अवसाद, पोटवार क्षेत्र, ये पोटवार क्षेत्र किसमें, महान हिमालय में, तो इसका जो अवसाद है वो किसमें इकट्ठा हुआ, इस इलाके में इकट्ठा हुआ, और अवसाद से बना लघु हिमालय। तो यहाँ से कौन बन जाएगा, लघु हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा लघु हिमालय, और यहाँ पे कौन बन गया, महान हिमालय, महान या फिर वृहत हिमालय यहाँ पे बन जाता है। और अंत में हम देखते हैं तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रहेगा ये आ जाएगा समय कौन सा, प्लायोसिन समय आ जाएगा, प्लायोसिन, प्लायोसिन काल आ जाएगा। इस प्लायोसिन काल के अंदर निर्माण किसका हो रहा है, बाह्य हिमालय का निर्माण हो रहा है, बाह्य हिमालय, हिमालय का निर्माण हो रहा है। हालांकि इनका निर्माण पहले से भी, ऐसा नहीं है कि ये इस समय आने के बाद हुआ, नहीं, जब टकरा रहा है तो पीछे से निर्माण धीरे धीरे हो तो रहा ही है, लेकिन ऊपर से जब अपर्दन होकर के उसका अवसाद नीचे आएगा, जब अपन कोई भी चीज़, अपन पानी भरते हैं, यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको, जब मैं यहाँ से पानी भरा हमने और ऊपर उसको ऊपर उठा करके जब हम ऐसे उड़ेल देंगे साइडों में, तो वो पानी जब नीचे गिरेगा तो अपने साथ में मिट्टी को भी लेके जाएगा। तो उस मिट्टी को नीचे तरफ लेके गया, तो जो नीचे से पहले से वल पड़ने जा रहे थे, जो वल पड़ते जा रहे थे, उसके ऊपर जा करके उस मिट्टी का जमाव हो गया। तो इसीलिए पोटवार क्षेत्र का अवसाद कहा जाता है। लघु हिमालय को क्या कहते हैं, पोटवार क्षेत्र का अवसाद कहते हैं। तो ये हमारे पास में समय आता है,
प्लायोसिन, और प्लायोसिन के बाद में प्लिस्टोसिन युग आ जाएगा, और प्लिस्टोसिन के अंदर हम देखेंगे कि मैदानों की उत्पत्ति हो रही है, और प्लिस्टोसिन के जस्ट लास्ट में यानी उत्तर प्लिस्टोसिन के अंदर हम देखेंगे मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में। तो वो बातें हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि ये आपके पास में इसका समय आ चुका है, और इसी के साथ साथ में इसके सिद्धांत मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अच्छे तरीके से इन बातों को नोट कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम देखने वाले हैं हिमालय पर्वतमाला की विशेषताओं के बारे में। अब हिमालय पर्वतमालाओं के अंदर जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात रखना कि यह विश्व की नवीन पर्वतमाला है। कैसी है? नवीन पर्वतमाला है, और यह एक वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला, नवीन मोड़दार, नवीन कैसी है? मोड़दार पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, और ये विश्व की नवीन होगी, ध्यान रखना, विश्व की नवीन। तो नवीन है तो इसको हम कहेंगे युवा, इससे कहेंगे हम विश्व की युवा पर्वतमाला है, और ये कहलाएगी विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, ऊंची पर्वतमाला कहलाएगी। क्लियर है? तो ये ऊंची पर्वतमाला है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, युवा पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला है विश्व के अंदर, और ये सब बातें जो है इसकी विशेषता को दर्शाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैप के ऊपर देखते हैं कि ये जो पर्वतमाला है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो चलिए मैप देखते हैं। तो राज्य आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भी कौन सा राज्य कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ चुका है भारत का मैप, और इस पर हम देखने वाले हैं कि हिमालय का विस्तार। देखिए सबसे पहले बात हो कि भारत का मैप आ चुका है, तो भारत के अंदर हिमालय का विस्तार देखते हैं। तो दिशा कौन सी बनेगी? हिमालय का विस्तार कहाँ दिशा बनेगा? उत्तर दिशा में बनेगा। हिमालय का विस्तार जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है, तो उत्तर दिशा में हिमालय आ चुका है हमारे पास में। और इसके साथ ही जब आपसे कहा जाएगा कि ये भारत में इसका विस्तार किस दिशा में है, किस दिशा में है, तब आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका विस्तार जो है वो कैसा बताएंगे? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार बताएंगे। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे जो चला जाएगा वो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा हमारे पास? ये क्षेत्र हमारे पास में आ जाएगा इस प्रकार से हिंदू कुश पर्वतमाला। यहाँ पे हिंदू कुश पर्वतमाला इस तरफ चली जाएगी, तो उस तरफ देखेंगे तो हिंदू कुश पर्वतमाला आ जाएगी, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में अराकानियोमा पर्वतमाला आ जाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमने देखा कि हिमालय पर्वतमाला जो है भारत के उत्तर में है। उत्तर दिशा में कैसे है? पूर्व से पश्चिम। इसका विस्तार कैसे है? पूर्व से पश्चिम। इसका विस्तार उत्तर दिशा में है भारत के, और है कैसा? पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। क्लियर? पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बात करते हैं तो यहीं से हमें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, और यहीं से एक नदी और निकलेगी, यहीं से नदी निकलेगी एक, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नाम है उसका। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर एक हमें दर्रा मिलेगा, इस दर्रा, और ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के, इस क्षेत्र से लेकर यहाँ तक हम देखें पूर्व से पश्चिम, इसका अगर विस्तार देखें तो कितना मिलेगा? 2400 किलोमीटर। लगभग कितना मिलेगा हमें? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 2400 किलोमीटर तो क्या है इसकी लंबाई। और चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमें मिलेगी इस क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें चौड़ाई कितनी मिल रही है? तो यहाँ चौड़ाई मिल रही है 500 किलोमीटर। यहाँ पे कितनी? 500 किलोमीटर चौड़ाई मिलेगी। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे इस क्षेत्र में,
यहाँ पर। तो यहाँ हमें 150 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलेगी। 150 से कितनी, 200 किलोमीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई मिलने वाली है। तो यहाँ चौड़ाई इसकी कितनी आ जाएगी, 150 किलोमीटर, और यहाँ कितनी आ जाएगी, 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। समझ रहे इस प्रकार से। और ये ध्यान रखना, ये जो है हमारे पास में ये क्या है, नदी है, ये नदी है, और इस नदी का नाम जो है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी। और ये भी हमारे पास नदी है और इसका नाम है सिंधु। सिंधु। और इस तरफ जो चला जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हिंदू कुश पर्वतमाला आ जाएगी। इधर हिंदू कुश पर्वतमाला है, और इस तरफ हम देखेंगे तो कौन सी आ जाएगी, अराकान। ध्यान रखना, अराकान लिखा भी आ सकता है, अराकान पर्वतमाला भी आ सकता है, और अराकान योमा, अराकान योमा पर्वतमाला भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अराकान योमा पर्वतमाला भी इसके लिए लिखा आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, और पूर्व में ये क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसका विस्तार हमने देख लिया है। विस्तार कैसा है, विस्तार देख लिया, पूर्व से पश्चिम। लंबाई हमने इसकी देख ली है, लंबाई 2400 किलोमीटर, और हमने इसकी चौड़ाई देख ली है, चौड़ाई 500 से 150 किलोमीटर। और अब हम देखने वाले हैं इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई बनेगी इसकी 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, यानी ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कहलाएगी। औसत ऊंचाई। इसका जो आकार है, आकार है, ये हम कहेंगे धनुष्याकार। कैसा आकार है इसका, धनुष्याकार। धनुष्याकार इसका आकार है। और इस पर्वतमाला के उत्तर की ओर क्या है, यहाँ पे तिब्बत है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत का पठार। ऊपर तिब्बत का पठार है, नीचे की ओर देखेंगे तो कौन आएगा, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर में तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार उत्तर में है, तो हम देखते हैं इसका आकार धनुष्याकार है। अब धनुष तो क्या है, धनुष ऐसे भी हो सकता है और धनुष ऐसे भी हो सकता है। इसलिए याद रखना कि इस धनुष के अंदर, इस जो धनुष्याकार है, इसका जो उत्तल मोड़ है, उत्तल मोड़ जो है वो किस दिशा में है, यहाँ पे हम कहलाएंगे इसको, ये वो कहलाएगा उत्तल मोड़। ठीक है, ये उत्तल कहलाएगा, और ये कौन सा कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। नीचे वाला जो है अवतल कहलाएगा। या इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि इसका हिमालय का जो उन्नतोदर मोड़ है, उन्नतोदर मोड़ इसका कहाँ है, दक्षिण की ओर है। इसका उन्नतोदर मोड़ कहाँ पे है, दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो ये तो होगी इसकी नॉर्मल सी बातें होगी हैं। कुछ बातें और सामने आएंगी तो हम उसको सामने लाते रहेंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला, इसको प्राकृतिक विभाजन हमने किए थे। तो प्राकृतिक इसके 4 विभाजन हमने देखे हैं। तो वो 4 विभाजन कौन कौन से हैं, जल्दी से याद कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, तो जल्दी से बताएं इसके 4 विभाजन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक विभाजन हमें देखने हैं। इसके प्राकृतिक विभाजन जो है वो 4 है, और वो कौन कौन से हैं, चलिए देखें। अब ये जो 4 विभाजन है उसमें आप सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ट्रांस हिमालय। कौन सा मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के बाद में जब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो है इसके बाद वाला वो रहेगा हमारे पास में महान हिमालय। महान हिमालय जो है ना वो एक दीवार की तरह है। महान हिमालय एक दीवार की तरह सीधा खड़ा हुआ है, दीवार की तरह स्थित है यहाँ पे। तो ये दीवार की तरह है। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अगर आपको हिमालय के बारे में पूछा जाए ना, हिमालय जो है, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नदियों के रूप में तो आप कहोगे सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और अगर आपसे पर्वत पूछ लिया जाए तो पर्वत का नाम आप क्या बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत या नग्गा पर्वत भी कह देते हैं, नग्गा पर्वत। इस नग्गा पर्वत से लेकर के
यहाँ इस नामचा बरवा तक, नामचा बरवा, ये नामचा बरवा तक आपको ये विस्तार मिलेगा। ये नामचा बरवा मैंने बना दिया है भारत में, लेकिन भारत में नहीं, ये कहाँ पे आएगा, तिब्बत में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नामचा बरवा कहाँ पे है, नामचा बरवा जो पर्वत है ये तिब्बत के अंदर आता है। तो इसका विस्तार चाहे तो हिमालय का पूछ ले तो भी इसका विस्तार यही बताना है, और अगर महान हिमालय का पूछ ले तो भी यही आएगा। महान हिमालय जो है वो इसी बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विस्तृत है। इसके बाद में नीचे देखते हैं तो नीचे आ जाता है हमारे पास में लघु हिमालय जो आ जाएगा, और लघु हिमालय के जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, शिवालिक हिमालय आ जाएगा। इस तरफ चौड़ाई अधिक है तो इस तरफ हमें साफ साफ इसके चारों इसके विभाजन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस तरफ इसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम, देखो कौन सा मिल रहा है हमें, एक तो महान हिमालय हमें यहाँ तक मिलेगा और एक शिवालिक हिमालय हमें यहाँ तक मिलेगा, दूसरे दोनों यहाँ नहीं मिलेंगे। एक ट्रांस हिमालय यहाँ मिलेगा और लघु हिमालय भी यही मिलेगा। क्लियर है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है वो आगे 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। 4 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। तो 4 श्रेणियों में आपने देखा, एक तो हमारे पास में रहेगी काराकोरम श्रेणी, एक रहेगी लद्दाख श्रेणी, एक है जास्कर और एक है कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी तो आ जाएगी कहाँ पे, तिब्बत में, इसलिए भारत में कितनी आएंगी, 3 ही श्रेणियाँ आती हैं। महान हिमालय में कोई श्रेणी नहीं है। महान हिमालय एक पूरा दीवार की तरह सीधा खड़ा है और इसको पार करने के लिए दर्रे भी बहुत कम हैं, दर्रे बहुत ऊंचे हैं। इसके महान हिमालय के जो दर्रे हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं। ओके, और दर्रे होते क्या हैं, ध्यान रखिएगा, दर्रे होते हैं पहाड़ियों के बीच के रास्ते। 2 पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ देखो, एक तो ऐसे होता है कि ये हमारा धरातल है, तो ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी के बीच का ये हिस्सा आ गया हमारे पास में, ये तो कहलाएगा दर्रा। और अगर आप देखें, ये हमारे पास में धरातल है और ये पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में इस प्रकार का क्षेत्र है, इस प्रकार का क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा ये कहलाएगा गार्ज। ये क्या कहलाएगा, गार्ज कहलाएगा। ये नदियों का क्षेत्र होता है। नदियाँ जो होती हैं वो धरातल से नीचे बहती है ना, तो उसको कटाव कर देती हैं, या गार्ज है, इसको हम कहेंगे घाटी। क्या कहेंगे इसको हम, घाटी कहेंगे। और इसे हम क्या कहने वाले हैं, दर्रा कहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या बना देंगे हम, सड़क मार्ग बना सकते हैं यहाँ से। ओके, ठीक है। तो ये दर्रे हो गए, और दर्रे उसके बाद में आ गया हमारे पास में कौन सा, लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंदर हम देखते हैं तो लघु हिमालय में हमें 2 श्रेणियाँ मिलती हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार। अब ध्यान रखिएगा, भारत में पूछ लेता है कई बार कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ इन श्रेणियों के नाम लिखो। 6 श्रेणियाँ हमारे पास में, पहले नंबर पे काराकोरम आएगी, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे जास्कर, चौथे नंबर पे पीर पंजाल, 5वें पे धौलाधार, और 6ठे पे आ जाएगी हमारे पास में शिवालिक। 6ठे पे कौन सी आ जाएगी, शिवालिक श्रेणी यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाएगी। तो ये श्रेणियाँ हो चुकी हैं। क्लियर है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपने तब तक इसके नोट्स अच्छी तरीके से बना लेने हैं, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके क्वेश्चन भी ला करके दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलिएगा। और ठीक है, तो आपका पिछली वीडियो के अंदर बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला, आपका सपोर्ट मिला मुझे, तो इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और जो वीडियो होती है उसको शेयर किया करो, और लाइक करना मत भूला करो भी, लाइक नहीं भूलना है। धन्यवाद।